अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइनेटोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि पोजीशंस ऐसी हैं जो कि स्टैंडिंग से डिराइव होती हैं बाय द ऑल्ट्रेशन ऑफ द पोजीशंस ऑफ लेग्स। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लेग्स की पोजीशंस किस लिए यूज हो सकती हैं, बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, एक बात हम लोगों ने पहले ही स्टार्ट में कह दी थी कि जितनी ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और जितनी कम बेस ऑफ सपोर्ट होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। बेस ऑफ सपोर्ट सिंपली होती है कि जब एक पर्सन स्टैंड करता है तो उसकी जो दोनों एक्सट्रीमिटीज है, दोनों लेग्स के दरमियान को जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आप सबसे पहली पोजीशन देखिए, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन। क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर पर्सन के दोनों जो फीट हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं। अब आपके फीट अगर एक दूसरे के एडजेसेंट है तो क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पर जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम हो रही है। बेस ऑफ सपोर्ट कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन के अंदर क्या होगी, स्टेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। दूसरी बात ये कि आपके जो लेग के मसल्स है उनको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी को मेंटेन किया जा सके। अगेन उसका एक रीजन ये है क्योंकि आपकी यहाँ पर बेस ऑफ सपोर्ट कम हो रही है। दूसरा रीजन अगर हम बात करें मूवमेंट की जो स्टार्ट हो रही है तो आपकी जो हिप्स हैं उनके अंदर क्या हो रही है, इंटरनली रोटेशन हो रही है और साथ में आपकी जो मीडियल बॉर्डर और इंटरनल रोटेशन क्या कर रही है, अल्टीमेटली लीड कर रही है कि आपको जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द फीट है वो एडजेसेंट या एक दूसरे के साथ हो और ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। लेग के मसल बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं ताकि इस पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पर उसने जो लिखा हुआ है वो देखें, द साइज ऑफ द बेस इज रिड्यूस एंड बैलेंस इज मोर डिफिकल्ट इज देयरफॉर अ प्रोग्रेशन ऑफ द स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन को डिफिकल्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप ऑफन रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑफ द होल लेग इंक्लूडिंग द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ द फीट व्हिच अकम्पनीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स व्हेन द फुट इज फिक्स्ड। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखें हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो काम करती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक चेन। अब हमारे पास दो तरह की जो है ना वो एक्सरसाइजेज होती है, एक होती है हमारे पास ओपन चेन, दूसरी होती है हमारे पास क्लोज चेन। अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन मूवमेंट ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसके अंदर जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी का जो डिस्टल पार्ट है वो क्या होता है, फ्री होता है, यानी आपके जो फीट होंगे इस केस के अंदर वो फ्री टू मूव होंगे। लेकिन जो आपकी दूसरी वाली मूवमेंट होती है जो हमारे पास क्लोज चेन होती है उसका मतलब है कि जो आपकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके फीट है वो ऑन द ग्राउंड होंगे। ठीक है, वो फ्री टू मूव नहीं होंगे। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लोज स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके फीट हैं दे आर ऑन टू द ग्राउंड और वो एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से काइनेटिक चेन की फॉर्म के ऊपर जो है ना वो काम करती है। हिप का जो कंट्रोल है वो अफेक्ट करता है फुट के कंट्रोल को। ठीक है, तो हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब भी कोई भी इस तरह की पोजीशन के अंदर खड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रोटेशन होती है, मीडियल रोटेटर्स तो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन टेंडेंसी होती है कि वो जो है वो पर्सन फॉल कर जाएगा साइड बेस पे। ठीक है, तो इस वक्त आपके जो लैटरल रोटेटर्स होते हैं यानी सिंपली आपके जो एक्सटर्नल रोटेटर्स या बाहर वाले या लैटरल साइड के जो मसल्स होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं और उनका जो एक ब्रेसिंग इफेक्ट होता है वो फुट के ऊपर होता है। लेकिन जब आपके लैटरल रोटेटर्स रिलैक्स हो जाएंगे, जब ये काम नहीं कर रहे होंगे तो फुट के ऊपर इनका ब्रेसिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और नाउ फुट की लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज या फुट के मसल्स को जो है वो ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम दोबारा से इसको देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ द लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप। वही बात है, लैटरल रोटेटर्स जो कि मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी थे अब वो क्या हो गए हैं, रिलैक्स हो गए। उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ ब्रेसिंग इफेक्ट ऑन टू द होल लेग होता है जिसकी वजह से उनकी लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज ऑफ द फीट के अंदर भी, मतलब फुट के अंदर भी उसका जो है वो ब्रेसिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया और साथ ही साथ लैटरल रोटेटर्स के ऊपर भी खत्म हो गया, विच अकम्पनीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल व्हेन द फुट इज मिक्स्ड। जब भी हमारे पास जो भी फुट फिक्स्ड होता है तो उसके बाद जो है वो ये अल्टीमेटली हमारे जो फुट के मसल्स है इनको काम करना पड़ता है ताकि वो उस पोजीशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक हो गया, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास जो पोजीशन है दैट इज द टो स्टैंडिंग पोजीशन। टो स्टैंडिंग पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि जो पर्सन है वो अपनी टो के ऊपर जो है वो खड़ा होता है। अब कॉमन सेंस की बात है क्योंकि वो टोस के ऊपर खड़ा हुआ है तो एक तो ये कि पोजीशन जो है वो डिफिकल्ट होगी मेंटेन करना। आपके फुट के जो मसल्स है जिसके अंदर प्लांटर फ्लेक्सर्स है उनको पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारी एंकल की दो मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है डोर्सिफ्लेक्शन होती है और एक हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होती है। लेट्स से ये लेग है और ये फुट है। डोर्सिफ्लेक्शन वो मूवमेंट होती है जिसमें फुट मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द लेग, या आप कह सकते हैं कि डोर्सम ऑफ द फुट टुवर्ड्स द लेग मूव कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड डोर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन ये होती है कि जो आपका फुट है जब ग्राउंड के ऊपर जो है वो आप क्या होता है पुश होता है या ग्राउंड के ऊपर प्लेस होता है उसको आप कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। और प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर आपकी टोज ग्राउंड को टच कर रही होती है और आपकी हील्स ऑफ द ग्राउंड होती हैं। ठीक है, ये चीज होती है प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल वर्क स्ट्रांगली अगेंस्ट द ग्रेविटी टू कीप द हील्स एलिवेटेड। प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करें, ऑल द लेग मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करना पड़ता है ताकि इस पोजीशन को एंटी ग्रेविटी में मेंटेन किया जा सके एंड दिस इज द डिफिकल्ट पोजीशन टू मेंटेन। ठीक
है। उसके बाद इफेक्ट्स एंड यूजेस के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बेस ऑफ सपोर्ट भी रिड्यूस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, क्योंकि आप टोस के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, स्लाइटली रेज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो वो बैलेंस इसके अंदर डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसको बैलेंस ट्रेनिंग में एज अ पोजीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है स्ट्रॉन्ग मसल वर्क, फुट के मसल्स काम करते हैं ताकि वो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस को ब्रेस कर सके, एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द होल बॉडी टू स्ट्रेच व्हिच इज ऑफ वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्चर फ्लैट फीट के लिए जो है ना पोजीशन अच्छी होती है। ठीक है, और इसमें भी आपकी पूरी बॉडी क्या था वो स्ट्रेच हो रही है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास सबसे क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन थी, इसके अंदर जो क्या था आपकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम हो रही थी। जो आपकी टो स्टैंडिंग पोजीशन थी इसके अंदर भी बेस ऑफ सपोर्ट कम हो रही थी। जो आपकी नेक्स्ट पोजीशन है उसके अंदर क्या हो रही है आपकी, इसको निकाल दें, आपकी ये दोनों पोजीशन है जिसमें स्ट्राइड स्टैंडिंग है और वॉक स्टैंडिंग पोजीशन है, इसके अंदर जो आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन। स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आप इस तरह खड़े होते हैं जिसमें जो आपके फीट है इनके दरमियान जो है वो 2 फुट का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी बीच में अगर हम 2 फुट रखें इतना डिफरेंस इसके अंदर होता है। ठीक है, द लेग्स आर एबडक्टेड, और चूंकि अवे फ्रॉम द बॉडी है, एबडक्टेड है, तो हम कहते हैं कि इसमें एबडक्टर्स भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके जो अंदर वाले मसल्स हैं जिनको आप एडक्टर्स कहते हैं वो भी काम कर रहे हैं ताकि इस पोजीशन को अच्छा। अब हम स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन। स्ट्राइड स्टैंडिंग पोजीशन ये ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया था आपके जो फीट होते हैं ये क्या होते हैं, 2 फीट अपार्ट होते हैं, इनके दरमियान 2 फुट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आपकी लेग्स हैं वो क्या है, आपकी एबडक्टेड है यानी अवे फ्रॉम द बॉडी। अब आपके एबडक्टर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करना पड़ा है। एक चीज़ आप लोगों ने बहुत यहाँ पर ख्याल रखनी है, वो मैं आपको ना बताऊंगी जब हम इफेक्ट्स एंड यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, द लेग्स आर एबडक्टेड सो दैट द हील्स आर 2 फीट अपार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द फीट रिमेन एट द सेम एंगल इनटू द फंडामेंटल पोजीशन। नॉर्मली जैसे फंडामेंटल पोजीशन होती है फुट का एंगल वैसा ही होता है, बस डिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास इवर्जन, एक्सेसिवली इन्वर्जन, प्लांटर डोर्सिफ्लेक्शन कुछ भी जो है नॉर्मल पोजीशन रह रही है जैसे फंडामेंटल पोजीशन के अंदर यानी स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर थी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो विड्थ बिटवीन द फीट ग्रेटर होती है, पेल्विस के एडक्टर्स को भी काम करना पड़ता है ताकि जो है ना वो क्या करे, स्लाइटली उनको अपार्ट रख सके। द पोजीशन इज टेकन ऑन अ स्लिपरी फ्लोर। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। देखें होता ये कि आमतौर पर हम लोग जब इस पोजीशन में खड़े होते हैं आपके एबडक्टर्स तो काम कर रहे हैं जो कि उसको अवे लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अवे लेकर जाते जाएंगे और अगर आप एक स्लिपरी फ्लोर के ऊपर है तो ऐसे तो एक इंसान जो है वो गिर जाएगा ना। इसीलिए जो है वो आपके एबडक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं ताकि इस पोजीशन को मेंटेन किया जा सके और हिप्स को बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट अपार्ट होने से बचाया जा सके, स्पेशली अगर ये पोजीशन जो है वो स्लिपरी फ्लोर के ऊपर ली जाए। बाकी अगर दूसरा फ्लोर होता है तो वो इस चीज़ को खुद ही मैनेज कर लेता है क्योंकि वहाँ पर एक फ्रिक्शन होती है। ठीक हो गया। ऑन द मैट सर्फेस हाउएवर और इफ द रबर सोल अगर किसी ने पहने हो तो फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट होती है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है द इफेक्टिव बेस इज मच इन लार्ज लैटरली, बेस ऑफ सपोर्ट लैटरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, इसीलिए ये जो है ना कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए स्टेबल पोजीशन है। स्पेशली जो एक्सरसाइजेस कहाँ पर परफॉर्म होती है आपकी फ्रंटल प्लेन के अंदर परफॉर्म होती है, उनके लिए ये एक इफेक्टिव पोजीशन है। पीछे हम लोगों ने सैजिटल प्लेन के अंदर पढ़ा था कि मूवमेंट होती है वो अच्छी होती है, वो हम लोगों ने दूसरी पोजीशन पढ़ी थी जो कि हमारे पास थी आर्म्स की ओरिएंटेशन पे। ठीक है, और ये वाली जो पोजीशन है ये हमारे पास क्या है, फ्रंटल प्लेन के अंदर जो एक्सरसाइजेस है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, अगर आप बेस ऑफ सपोर्ट देखें तो बेस ऑफ सपोर्ट आपकी साइड बेस के अंदर या साइड्स के ऊपर जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ना अगली पोजीशन की तो उसके अंदर बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो आपकी एंटीरो पोस्टीरियर इंक्रीज होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज दी वॉक स्टैंडिंग पोजीशन। इसके अंदर नॉर्मली जैसे एक पर्सन वॉक कर रहा होता है उसी तरह खड़ा हुआ है, आपकी एक लेग फॉरवर्ड है एक लेग बैकवर्ड है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी बेस ऑफ सपोर्ट है वो इंक्रीज तो है लेकिन आपकी बेस ऑफ सपोर्ट एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर जो है वो इंक्रीज है। ठीक है, ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और ये इसका एक की डिफरेंस है। दूसरी बात आप लोगों ने यहाँ पर ये याद रखनी है कि आपकी चूंकि एक लेग फॉरवर्ड है एक लेग बैकवर्ड है तो यहाँ पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास पेल्विस की मूवमेंट होती है। आपकी जो पेल्विस है हमने पीछे भी ये बात पढ़ी होगी कि हमारी जो पेल्विस है वो एज अ यूनिट मूव करती है। ऐसा नहीं होता कि एक हिप बोन सेपरेट मूव करेगी दूसरी हिप बोन सेपरेट मूव करेगी, आपकी सैक्रम पेल्विस ये सब चीजें जो है वो इन कंजक्शन विद ईच अदर मूव करती हैं। आपकी आगे वाली बोन हिप बोन जिसका हम आम जबान में इन नॉमिनेट कहते हैं और आपकी पोस्टीरियर वाली बोन के अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो आपकी फॉरवर्ड लेग की बोन है या आप कह सकते हैं फॉरवर्ड लेग की तरफ आपकी जो पेल्विस है वो क्या करती है, स्लाइटली टिल्ट करती है, आपकी जो है वो इन नॉमिनेट की रोटेशन हो रही होती है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्लियर
रोटेशनली और पेल्विस की भी रोटेशन हो रही होती है इसके अंदर। आप देखिए सैक्रम के जो मूवमेंट पैटर्न यानी कि हमने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न्स होते हैं टू अंडरस्टैंड करना, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी टफ होती है। वैसे मैंने अपनी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किया, वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो नहीं बताऊंगी क्योंकि इट्स अ डिटेल टॉपिक। न्यूटेशन कैसे होती है, उसके साथ किस तरह से इन नॉमिनेट की रोटेशन हो रही होती है, काउंटर न्यूटेशन के साथ हमारे पास इन नॉमिनेट की रोटेशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही होती है, एंटीरियर हो रही होती है, और न्यूटेशन के साथ पोस्टीरियर इन नॉमिनेट की रोटेशन हो रही होती है। सो दैट इज डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको तो शायद ये टर्म्स भी अभी समझ नहीं आएंगे, इसलिए आपने उसकी तरफ जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम इस पोजीशन को अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है वन लेग इज प्लेस्ड डायरेक्टली फॉरवर्ड टू द सो दैट द हील्स आर 2 फुट लेंथ अपार्ट। उसी तरह की पोजीशन अपार्ट जो है वो एक लेग फॉरवर्ड है। द बॉडी वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। ऐसा नहीं है कि आपकी एक लेग बहुत ज्यादा वेट ले रही है और एक कम ले रही है, इक्वली वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। देयर इज अ टेंडेंसी, जो हमारे पास एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो भी हमारे पास ना लेग आगे है ना, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ना हिप के एंटीरियर, उसके अंदर टेंशन है, जबकि जो पोस्टीरियर वाले है ना उसके अंदर काफ मसल्स के अंदर टेंशन है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी। एक लेग आपकी फॉरवर्ड है, एक लेग बैकवर्ड है। जो आपकी लेग फॉरवर्ड है उसके अंदर जो आपके इंटीरियर हिप के स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर टेंशन इंक्रीज है। जो लेग बैकवर्ड है इसके अंदर जो पोस्टीरियर हमारे पास काफ मसल्स है इनके अंदर टेंशन इंक्रीज है। ओके, ये बात आपको समझ होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ टेंशन इनटू द स्ट्रक्चर इंटीरियर टू द हिप एंड द काफ मसल ऑफ द पोस्टीरियर लेग, देयरफॉर द एक्सटेंशन ऑफ द हिप एंड नी ऑफ द लेग वर्क स्ट्रांगली टू मेंटेन दैट पोजीशन। बेस जो है वो हमारे पास इनलार्ज होती है, बट अगेन किस डायरेक्शन में, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होती है। और ये हमारे पास सैजिटल प्लेन के एक्सरसाइजेस के लिए ऊपर वाली जो पोजीशन पड़ी थी दैट वाज स्ट्राइड। स्ट्राइड किसके लिए यूज हो रही थी, फ्रंटल प्लेन के लिए यूज हो रही थी, ठीक है। और ये वाली आपकी किसके लिए यूज हो रही है, सैजिटल प्लेन वाली एक्सरसाइज के लिए यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद रोटेशन ऑफ द पेल्विस टुवर्ड्स द साइड, जो कि हमारे पास मैंने आपको कहा था ना पेल्विस की रोटेशन होती है। पेल्विस की रोटेशन उस साइड के ऊपर होती है जो आपकी फॉरवर्ड लेग होती है, ठीक है। एंड प्रिवेंटेड बाय, और आपने ये याद रखना है कि बहुत ज्यादा रोटेशन आगे की तरफ ना हो जाए, पर्सन आगे की तरफ फॉल ना कर जाए, उसकी वजह से आपकी जो है ना कंपनसेशन होती है बैक लेग की, और साथ साथ आपकी जो है ना वो कहीं ना कहीं से आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी काम कर रहे होते हैं। देखिए आप ये गौर से सुने, यहाँ पर उसने लिखा हुआ रोटेशन ऑफ द पेल्विस टुवर्ड्स द साइड ऑफ द फॉरवर्ड लेग इज प्रिवेंटेड बाय द पोजीशन ऑफ द बैक लेग एंड द पोजीशन देयरफॉर मे बी यूज्ड टू लोकलाइज द रोटेशन ऑफ द स्पाइन। आगे देखिए उसने लिखा हुआ टेंशन ऑन टू द हैमस्ट्रिंग ऑफ द फॉरवर्ड लेग लाइकवाइज प्रिवेंट द फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस इनटू द ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। मतलब अगर आप ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस क्या होती है, जिसमें आपकी पूरी स्पाइन जो है वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव कर रही होती है। इस तरह की एक्सरसाइज को आगे की तरफ झुकना, पाँव को हाथ लगाना, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पाइनल या ट्रंक फ्लेक्शन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रंक फ्लेक्शन जो है वो हो रही होती है, तो इसके अंदर हैमस्ट्रिंग मसल की टेंशन होती है जो इस चीज को मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये चीज उसने यहाँ पर थोड़ी सी बताई है, स्पेशली अगर वॉक स्टैंडिंग के अंदर भी अगर आगे जा रहा है और किसी चीज को ग्रिप करने या लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, चलते चलते पत्थर आगे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर ये चीज आपने याद रखी है कि हैमस्ट्रिंग के मसल्स के अंदर जो कि फॉरवर्ड लेग है उसके अंदर टेंशन जो है वो एक्सेसिवली फॉरवर्ड टिल्टिंग को जो है वो प्रिवेंट करती है, और जो है ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइज में यूज किया जा सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है हाफ स्टैंडिंग पोजीशन। एज द नेम इंडिकेट हाफ स्टैंडिंग पोजीशन इज अ पोजीशन जिसमें जो आपकी एक लेग है वो क्या होती है, या तो वो फ्री टू मूव होती है या वो किसी स्टूल के ऊपर प्लेस होती है, और दूसरी लेग आपकी जो है वो क्या करती है, वेट को बियर कर रही होती है। दैट लेग इज द स्टैंडिंग लेग, या जिसको आप स्टैंस फेज वाली लेग भी कह रहे होते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में वो लेग होती है जो आपकी पूरी बॉडी का वेट ले रही होती है। दूसरी लेग फ्री टू मूव होती है, वो किसी स्टूल के ऊपर प्लेस हो सकती है, या फिर जो है वो एक तो ये नी हाई स्टूल के ऊपर प्लेस हो सकती है, जो कि इस पोजीशन की इमेज के अंदर दिखाया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से नी हाई स्टूल भी प्लेस हो सकती है, या फिर जो है वो सिंपली एक फुट रेस्ट भी हो सकती है जिसके ऊपर प्लेस हो सकते हैं, या सिंपली कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर देखें तो होल बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन टू द वन लेग एंड द अदर मे बी फ्री और सपोर्टेड इन अ वैरायटी ऑफ पोजीशंस, ठीक है। यहाँ पर आपने स्ट्रांगली देखना है मसल वर्क किस तरह से होता है। जो आपकी स्टैंडिंग लेग है, यानी जो आपके पीछे वाली लेग है, इसके अंदर हिप के कौन से काम कर रहे हैं, आपके एबडक्टर्स काम कर रहे हैं, ताकि जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो मेंटेन किया जा सके। और चूंकि आपकी एक लेग फॉरवर्ड है, अब आपको पीछे रिवाइंड करना पड़ेगा। जब आपने लैटरल पेल्विक टिल्ट वाली बातें पढ़ी थी और आपने कहा था कि जब पर्सन एक लेग के ऊपर जो है वो खड़ा होता है तो उस साइड के जो ऊपर जो है ना वो एक साइड के ऊपर पेल्विस एलिवेट करती है, दूसरी साइड के ऊपर पेल्विस जो है वो ड्रॉप करती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, लैटरल पेल्विक टिल्ट हो रहा है। और अगर आपके हिप के एबडक्टर्स वीक होते हैं तो वो इस पोजीशन को या लैटरल पेल्विक टिल्ट को कॉज करते हैं, पर्सन जो है वो फॉल कर सकता है। हिप के एबडक्टर्स को स्ट्रांग होना जरूरी होता है, और हिप के एबडक्टर्स कौन से यहाँ पर स्ट्रांग होंगे, वो वाली लेग के जो आपकी वेट को बियर कर रही है, जो कि एक्सटेंडिंग लेग है, वो वेट को बियर कर रही है, वहाँ के एबडक्टर्स स्ट्रांग होंगे ताकि पेल्विस का एक्सेसिव टिल्ट को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। दोबारा से इस बात को समझिए, हमारे पास एक लेग हमारे पास फॉरवर्ड है, एक लेग जो है वो हमारे पास बैकवर्ड है। एक लेग जो फॉरवर्ड है वो वेट को नहीं बियर करी, उस साइड के ऊपर पेल्विस क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। जो बियर करिए इससे स्लाइड से आपकी पेल्विस एलिवेट करेगी। इस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमारे पास कौन से मसल्स काम कर रहे होते हैं, हिप के एबडक्टर्स काम कर रहे होते हैं। किस लेग के हिप के एबडक्टर्स काम कर रहे हैं, उस लेग के जो कि एक स्टैंडिंग लेग है। द एबडक्टर्स ऑफ द हिप ऑफ द स्टैंडिंग लेग वर्क टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस ऑफ द स्लाइड लैटरल टिल्टिंग ऑफ पेल्विस को प्रिवेंट किया जा सकता है।
है। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि हमारे पास जो ऑपोजिट लेग है उसके लंबर साइड के फ्लेक्सर्स भी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास अगर एक लेग है जिसके एब्डक्टर्स काम कर रहे हैं, दूसरी साइड के लंबर साइड के फ्लेक्सर्स भी वर्क कर रहे हैं ताकि पेल्विस की पोजीशन को मेंटेन किया जा सके और उस टिल्टिंग। देखिए यहाँ पर पेल्विस ड्रॉप करने की टेंडेंसी है ना, तो एक तो रोटेशन होगी ट्रंक की, दूसरी बात ये इस साइड के लंबर साइड फ्लेक्सर्स भी काम करेंगे ताकि पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ऑल द मसल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं किस लेग के, जो आपकी पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करिए ताकि पोजीशन को मेंटेन किया जा सके। अब आपने ना इस चीज को ना तसल्ली से एक बार मैं आपको दोबारा से आइडिया देती हूँ कि क्या था। आपकी एक लेग है जो स्टांस फेस के अंदर है, वो पूरी बॉडी के वेट को बियर कर रही है, दूसरी लेग ऑफ द ग्राउंड है, किसी स्टूल के ऊपर प्लेस है या कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, आपकी जी पेल्विस की मूवमेंट इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पेल्विस में क्या हो रहा था, कुछ इस तरह से टिल्ट हो रहा था, जिस साइड ने बॉडी के वेट को सपोर्ट किया हुआ था वहां से पेल्विस ऊपर जा रही थी। ठीक है, और जिस साइड के जो है ना उसने सपोर्ट नहीं किया था वहां से पेल्विस डाउनवर्ड मूव कर रही थी, लैटरल पेल्विक टिल्ट हो रहा था। लैटरल पेल्विक टिल्ट एक्सेसिव ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपकी जो लेग स्टैंडिंग लेग थी, इसके हिप के एबडक्टर स्ट्रांगली काम कर रहे थे, इसके तमाम के तमाम मसल स्ट्रांगली काम कर रहे थे क्योंकि इसने पूरी बॉडी के वेट को क्या करना था, सपोर्ट करना था। जो आगे वाली लेग की थी, इसमें लेग के मसल्स का तो इतना काम हमें नहीं दिखा, लेकिन इसमें जो लंबर साइड के आपके पास फ्लेक्सर्स थे वो स्ट्रांगली वर्क कर रहे थे, आपके ट्रंक की रोटेशन हो रही थी ताकि इस चीज को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। आई होप कि हाफ स्टैंडिंग पोजीशन आपको क्या होगी, क्लियर होगी। इफेक्टिव यूजेस देखिए, हमारे पास जो अनसपोर्टेड लेग है वो फ्री टू मूव है, बैलेंस इसके अंदर डिफिकल्ट होता है क्योंकि पहले देखो बेस ऑफ सपोर्ट कम होना है, बैलेंस को डिफिकल्ट करता है, इसके ऊपर तो बंदा खड़ा ही एक टांग के ऊपर है तो क्या ही उसकी बेस ऑफ सपोर्ट होगी, तो वो रिड्यूस है। लेग जो है वो हमारे पास फ्री लेग विच इज फ्रीड फॉर मूव, जो हमारे पास लेग जिसके ऊपर कोई मूवमेंट हो रही है वो वैरायटी ऑफ पोजीशन के ऊपर मेंटेन की जा सकती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो एक स्टूल के ऊपर प्लेस की जा सकती है, विद द हिप एंड नी उसकी बेंड हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली पोजीशन क्या करती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये देखिए इस तरह से प्लेस की जा सकती है। ठीक है, लेग जो कि इसकी इमेज में भी दिखाया हुआ था, नी हाई स्टूल के ऊपर। ठीक है, इस तरह से प्लेस की जा सकती है। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि एब्डोमिनल वॉल के ऊपर जो है वो प्रेशर कम आता है, तो ये जो है ना एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद जो है वो पोजीशन को यूज किया जा सकता है। फुट जो है वो किसी भी सपोर्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्टूल है कन्वीनियंट हाइट के इस तरह से पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर अपने फुट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर इसने बात इंपॉर्टेंट लिखी है, जब भी हमारे पास फुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर किसी जगह पे सपोर्ट किया जाता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट इज वेरी कॉमनली परफॉर्म। क्या होता है, पर्सन के जो एंटीरियर लेग होती है उसके फुट को परफॉर्म किया जाता है, उस साइड की आपकी पूरी एक्सटेंशन होती है और जो है वो पर्सन को कहते हैं वो आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश करे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, एक्सेसिवली टेंशन प्रोड्यूस करता है आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक बात आपने हमेशा याद रखी है कि हैमस्ट्रिंग मसल के अंदर टेंशन इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से लंबर स्ट्रेटनिंग हो सकती है। लंबर स्ट्रेटनिंग वाले पेशेंट्स के अंदर बार बार आपने जो है वो हैमस्ट्रिंग को असेस जरूर करना होता है कि उसके जो हैमस्ट्रिंग है कहीं वो टेंस तो नहीं है जो कि लंबर स्ट्रेटनिंग कॉज करें। ऑब्वियसली क्या इसके अंदर मायोफेशियल चेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मायोफेशियल चेंज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मसल जो है वो ऐसा नहीं होता कि एक ओरिजन था और एक इंजर्शन था आपका मसल खत्म हो गया, बल्कि फेशिया होता है जो कनेक्ट करता है आपके तमाम के तमाम मसल्स को, इसलिए हम कहते हैं कि मायोफेशियल चेन्स बनती है। अगर आप हैमस्ट्रिंग और लंबर की बात करें हैं तो इसमें आपकी जो मायोफेशियल चेन है वो ये कि हैमस्ट्रिंग भी पोस्टीरियर मसल है, लंबर के जो मसल्स है वो भी पोस्टीरियर मसल्स है। हैमस्ट्रिंग टाइट होंगे तो क्या करेंगे, लंबर को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसका जो कर्व इस तरह का था वो क्या हो जाएगा, अब एक जो है वो काम होना शुरू हो जाएगा, लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस सारी बात की क्यों है, वो कहते हैं सपोर्ट ऑफ वन लेग इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन रिजल्ट इनटू द टेंशन इन द हैमस्ट्रिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर हम साइडवेज के ऊपर सपोर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, लेटरल टिल्ट ऑफ द पेल्विस एंड लंबर साइड फ्लेक्शन कॉज करते हैं। इस बात को समझे, हम लोग जो है वो सपोर्ट एंटीरियरली इस तरह प्लेस कर सकते हैं या फिर साइडवेज के ऊपर कोई जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं। एंटीरियरली प्लेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लंबर स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट आ रहा है, हैमस्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, या फिर साइडवेज के अंदर करें तो हमारे पास लैटरल टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस हो रही है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कुछ भी इस पोजीशन की मॉडिफिकेशन समझ नहीं आ रही तो सिंपली स्लाइटली टोस को जो है वो फ्लोर के ऊपर रखो, लेकिन सिर्फ टोस को रखो, पूरी जो है ना लेग को नहीं रखो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई थी पोजीशन जो कि हमने स्टैंडिंग से डिराइव की थी बाय द ऑल्टरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ लेग्स। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। स्टार्टिंग वाली पोजीशन से क्लोज स्टैंडिंग पोजीशन, टो स्टैंडिंग पोजीशन, इनके सिग्निफिकेंस क्या थी, बेस ऑफ सपोर्ट कम थी, बैलेंस ट्रेनिंग में यूज हो रही थी। ठीक है, जो हमारे पास आगे वाली स्ट्राइड स्टैंडिंग वॉक स्टैंडिंग पोजीशन थी, स्ट्राइड स्टैंडिंग जो है वो सैजिटल प्लेन वाली फ्रंटल प्लेन वाली मूवमेंट के लिए हेल्पफुल थी। जो हमारे पास वॉक स्टैंडिंग थी ये सैजिटल प्लेन वाली मूवमेंट के लिए हेल्पफुल थी। हाफ स्टैंडिंग की अपनी अलग कहानी थी जिसके अंदर उसने पेल्विस की रोटेशन, पेल्विस के मूवमेंट, लंबर की स्ट्रेटनिंग और हर चीज को जो है डिस्कस किया होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।